हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे सील बोकारो के बारे में। ठीक है, सील बोकारो का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, सील बोकारो और इसके क्वेश्चन देखेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट, फुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि फुल एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आंसर करने में तो बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। आगे। हाँ, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है आपसे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं 3 या 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसको फुल डिटेल में आपको बताता हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में आपको सभी को। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑन मास और साइज। मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इंटेंसिव आई से करोगे, इंडिपेंडेंट मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी? प्रेशर है, टेम्परेचर है, थर्मल कंडक्टिविटी है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है। ठीक है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आती है, देखो, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन और आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाकी एक और क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे वैसे डिटेल में लिखा हुआ है सारा कुछ। देखो यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड और ऑन मास और साइज, मतलब मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे वॉल्यूम है, मास है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी है। ठीक है, तो ये होती है डिनोटेड बाय कैपिटल वर्ड, और कैपिटल वर्ड पे ही इसको डिनोटेड करा जाता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखा है इफ़ मास इंक्रीज, अगर मास को इंक्रीज करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है मास पे, और मास की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, पता चल गया होगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ए सिस्टम इज सेड टू बी एन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज एन, यदि प्रणाली में हो तो उसमें तापगतीय संतुलन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कैसे माना जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए या होना चाहिए थर्मल केमिकल? तो देखिए क्या होना चाहिए इसमें से, थर्मल केमिकल या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा भी? इसका आंसर हो जाएगा थर्मल केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, तभी सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम सिस्टम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। इंटरनल एनर्जी ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर, या फिर टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट एंड एंट्रोपी पर, या वॉल्यूम या प्रेशर पर, या टेम्परेचर ओनली पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर ओनली। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू द प्रोसेस विल बी, तो यहाँ पे पी वी की पावर एन इजकल टू सी में यहाँ पे एन की वैल्यू डिफरेंट देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एन की वैल्यू 1 होगी, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा अभी? इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ए एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा सी आंसर। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि 1 0 और क्या क्या वैल्यू होती है इसकी। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे पी वी की पावर एन इजकल टू सी में यहाँ पे जो बनता है प्रोसेस, वो क्या बनते हैं? देखो ये ग्राफ होता है, पी वी और वी में ग्राफ होता है। ठीक है, पता होगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो होती है पी वी की पावर एन इजकल टू सी में, वो अलग अलग होती है। एन बराबर 0 होगा तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। एन बराबर अगर 1 है तो होगा हाइपरबोलिक आइसोथर्मल। ठीक है, एन बराबर एन की वैल्यू अगर गामा से क्या है, एन की वैल्यू और गामा से कम ज़्यादा है, ठीक है, कम है, सॉरी कम है, और 1 से ज़्यादा है एन की वैल्यू, तो पॉलीट्रॉपिक होगा। और आइडियाबैटिक में क्या होता है, गामा की वैल्यू एन के बराबर होती है। ठीक है, और एन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है वन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पी वी की पावर एन इक्वल टू सी एज द वॉल्यूम ऑफ एन इंक्रीज विल
कम क्लोजर टू बाई एक्सिस। मतलब कह रहा है कि एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे बाई एक्सिस के पास आता जाएगा ग्राफ। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ से मतलब एन की वैल्यू जैसे बढ़ाते जाएंगे तो नीचे तरफ आता जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो बताइए इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए, बॉयल्स लॉ होता है, या फिर गैलोसाक लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, फिर एवोगाड्रोस लॉ होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा अभी, इसका आंसर होगा बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे कुछ परफेक्ट लॉ आपको बता दूँ मैं। ठीक है, लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। ठीक है, तो एज आइडियल गैस में मानते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ परफेक्ट गैस कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गैलोसाक लॉ। तो ये एक बार देख लेते हैं, रिवीजन में आ जाएगा आपको। ठीक है, रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, बाकी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉयल्स लॉ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप एक इक्वेशन याद कर लीजिए, PV/T इजकल टू कॉन्स्टेंट, आप याद कर लीजिए। फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको T को 1 मानिए, वॉल्यूम को 2 मानिए। ठीक है, प्रेशर को 2 मानिए, वॉल्यूम को 3 मानिए। ऐसे करके आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं, टी को कांस्टेंट रखते हैं। अब यहाँ पे टी अगर कांस्टेंट रख दोगे यहाँ पे इस जगह पे, तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा तो बॉयल्स लॉ में क्या करेंगे, टी कांस्टेंट रखेंगे तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट बन गया। तो यहाँ से पी का जब मान निकालोगे तो इन प्रोपोर्शनली 1/v हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस समीकरण से देखिए पी वी इक्वल टू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे टी हट जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और पी का मान निकालोगे तो 1/वॉल्यूम हो जाएगा प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या आता है भाई, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ में देखो PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट में पी को प्रेशर को, चार्ल्स में क्या करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। देखिए V/T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती है भाई, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब मतलब न्यूमेरिकल करते हैं, V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3 ऐसे डॉट डॉट में चला जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी गैलोसाक लॉ में, अब देखिए गैलोसाक लॉ आया, तीसरा लॉ कौन सा होता है, गैलोसाक लॉ। तो PV/T इक्वल टू कांस्टेंट में क्या करेंगे, टेम्परेचर तो रख दिया कांस्टेंट बॉयल्स लॉ के लिए, प्रेशर रख दिया चार्ल्स लॉ के लिए, और वॉल्यूम रखेंगे किसके लिए, गैलोसाक लॉ। जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख देंगे तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। तो क्या करेंगे, गैलोसाक लॉ के लिए V कांस्टेंट रखेंगे तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट आ गया तो P प्रोपोर्शनल T आ जाएगा। ठीक है, एक लॉ और होता है, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है गैस का वो जीरो होता चला जाता है या जीरो हो जाता है, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। इसका वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ लॉ थे इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे देखिए सभी लोग, इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर या प्रेशर या हीट। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा हीट। तो मास एंड हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मास होगा और हीट ट्रांसफ़र, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। ठीक है, याद रखना, मास ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए। इन SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बताइए क्या होगी इसकी, इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो बताइए इसका आंसर होगा जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। एक और होती है जूल, ठीक है, पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, एक ये वाली यूनिट और होती है। ठीक है, दोनों यूनिट लिख लेना ध्यान से कॉपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट की बात आई है तो स्पेसिफिक हीट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 किलोग्राम मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, Q/MS डेल्टा टी होता है, ये लिखा है Q/MS डेल्टा टी होता है। इसकी C बराबर होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट होती है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन या फिर किलोजूल पर किलो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे करके डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए वो क्या है, ऑल द लिक्विड एंड सॉलिड, ऑल लिक्विड एंड सॉलिड में 1 स्पेसिफिक हीट ओनली। मतलब लिक्विड और सॉलिड के केस में स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 होती है, बट गैस के केस में
एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक, मतलब लाइन करेगी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है भाई, Q बराबर mcv T2-T1 होती है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है Q mcp T2-T1, ठीक है। यहाँ पे आप सभी जानते होंगे Cp इज ग्रेटर देन Cv होती है, ठीक है। और Cp माइनस Cv इजकल टू R होता है, ठीक है, याद रखना। और Cp अपन Cv इजकल टू गामा होता है, गामा इजकल टू होता है 1 + R/Cv, ठीक है। तो R होता है क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8314 किलोजूल किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। और 8.314 किलोजूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। तो गामा की वैल्यू होती है एडिवेटिव इंडेक्स की, वो 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे पॉइंट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बताता हूँ। और ये बताइए भाई क्वेश्चन, ए क्लोज सिस्टम इज़ वन विच, तो क्लोज सिस्टम कौन सा होगा भाई, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी मे डू ऑल्सो, या फिर मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, मास क्रॉस होता है बाउंड्री के पार बट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या और कह रहा है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आता है। नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, ना तो मास ट्रांसफ़र होता है ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद देखिए, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा भाई ए आंसर, ठीक है। ए आंसर में क्या होता है, ओ में क्लोज सिस्टम में कहेगा कि मास डू नॉट क्रॉस बाउंड्री, ठीक है, मास ट्रांसफर नहीं होता ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू ऑल्सो, ठीक है, द्रव्यमान प्रणाली की सीमा पार नहीं करता, हालांकि ऊर्जा ऐसा कर सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे भाई, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम को फुल्ली डिटेल में देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये सिस्टम है, सराउंडिंग ये यूनिवर्स है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ आपको, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है, सिस्टम इज स्पेसिफाइड रीजन वेयर आवर स्टडीज फोकस इज कॉल्ड सिस्टम, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है, कोई भी एक कवर एरिया हो सकता है जिसमें क्या है, हम अपना फोकस कर सकें किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है, इसके सिस्टम के जो सेपरेशन है, ठीक है, सराउंडिंग से और सिस्टम से, वो उसको हम बाउंड्री बोलेंगे ये, और बाहर वाला एरिया होगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स देखो क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, मतलब कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, सिस्टम से बाहर का हो उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। बाउंड्री क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सेपरेशन होगा, ठीक है, उसको हम बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। और यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है भाई, वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि मैकेनिकल वर्क जो होता है, थर्मोडायनेमिक जो वर्क निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, DW = PdV बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सिस्टम की, ठीक है। तो सिस्टम में देखिए, मैं आपको बता दूं, सिस्टम में टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं भाई, 3 सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या, तो मास ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कंप्रेसर है, टरबाइन है, पंप है, नोजल है, एयरक्राफ्ट इंजन है, ठीक है, याद रखना है, लिख लेना, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर घुमा फिरा के। क्लोज सिस्टम में क्या है, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है, और बाकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और जैसे रेफ्रिजरेटर, पिस्टन, सिलेंडर विदाउट वॉल्व, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में ना तो मास ट्रांसफ़र होता है ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसको बोलते हैं यूनिवर्स हॉट कॉफ़ी, यूनिवर्स हो गया हॉट कॉफ़ी थर्मल फ्लास्क, तो ये इसके एग्जांपल है, याद रखना, ठीक है। कुछ ठीक है, एक और पॉइंट और बता दे रहा हूँ, देखो, वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र नो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होते हैं, ये भी आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो बाकी देखिए, इसकी शॉर्ट ले लेना, ठीक है, पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर बताइए, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, तो वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है या जीरो होता है या फिर मैक्सिमम होता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। वर्क डन जो होता है, ठीक है, वो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखिए, हीट एंड वर्क आर,
ठीक है। ये इसमें पूछा गया है जल निगम में, हीट एंड वर्क आर, तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हीट एंड वर्क आर प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, वो पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, पॉइंट फंक्शन नहीं होती है, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी होती हैं सारी पॉइंट फंक्शन। तो हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो भाई ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। और जिन लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, सेल बोकारो टॉप 20, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अभी वीडियो में जाके सेक्शन में एमआर की स्टडी में जाके देख लेना। ठीक है, फुल एक्सप्लेन किया है मैंने इसको, करीबन 30 मिनट का वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन नहीं है, करीबन आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे एक ही वीडियो में, लगभग देख लेना आप। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख लेना। ठीक है, और बाकी क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एमआर की स्टडी को। ठीक है, इसमें आपको टेक्निकल वीडियो भी मिलती है मैकेनिकल की, बाकी एसएससी जीडी या फिर एमटीएस सीएचएसएल जो भी है। ठीक है, एसएससी की कुछ वीडियो डाल देता हूँ मैं, और रेलवे की कुछ वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जॉब नोटिफिकेशन भी आती है। ठीक है, और मैकेनिकल की वीडियो, डिप्लोमा मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं मैथ की वीडियो भी बनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लेके, जिससे आपका मैथमेटिक्स क्लियर होता रहे धीरे धीरे करके। बाकी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन चाहो तो किसी से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।